अस्सलाम वालेकुम। होप सो आप सब ठीक होंगे और खैर वाफियत से होंगे। एलएमएस अभी करंटली डाउन जा रहा है, तो फिर मैंने आपकी एक्सेस ओपन कर दी थी, बल्कि अब अप हो गया। वैसे आप एलएमएस पे जाएं, इस टाइम एलएमएस इज अप अगेन। एंड प्लीज़ आप अपनी अटेंडेंस मार्क करें, तो मैं शो भी करा देता हूँ। वी हैव 28 कैंडिडेट्स, जो कि मैंने बरीरा एंड अब्दुल्ला अली अब्बासी से कन्फर्म भी किए थे। अगर कोई स्टूडेंट मिसिंग है तो रिपोर्ट करेंगे। वैसे आप लोग 28 ही हैं, तो मेरे ख्याल से सारे स्टूडेंट हैं। मैं एक दफ़ा नेम भी कॉल कर देता हूँ। आहब अब्दुल्ला, मीर अहमद, अब्दुल्ला अली अब्बासी, नईम अल्ताफ़ राजा, मोहम्मद अरबाज अनवर, अतीब आसिफ, सैयद आयला अली, अबू बकर सैयद, बिलाल हसन, मोहम्मद फैसल सिद्दीक, सैयद फरहान अली, अनस हुसैन खान, आयज़ा खान, फैज़ा मंजूर, नुमान महमूद, मोहम्मद मोहसिन, फराज नासिर खान, मोहम्मद साद नदीम, उमर सलमा, मोहम्मद सुहेब मज़र, मोहम्मद तारिक या मुहन्नद तारिक जो है, सरमद तारिक, फैज़ानुल्लाह, मोहम्मद उमैर, फसीउर रहमान, अदीलुर रहमान, बरीरा एंड मसाब। ये सारे स्टूडेंट हैं जो कि प्रेजेंट है हमारे पास एलएमएस पे। सो आई थिंक सो हमारे पास मोहसिन, फरहान, आयज़ा, फैज़ा आ गए हैं आप लोग। तो आप में से कोई स्टूडेंट कन्फर्म करेगा कि कोई मिसिंग तो नहीं है इसमें से? और प्लीज़ आप लोग एलएमएस ओपन करें और अपनी अटेंडेंस मार्क करें। अटेंडेंस इज़ ओपन, एलएमएस इज़ अप। आप लोगों की अच्छी क्लास हैं, तो मैंने आपकी अनम्यूट की ऑप्शन आपको दी हुई है। कोई भी स्टूडेंट कभी भी खुद अनम्यूट होके, रेज हैंड नहीं करना पड़ेगा आपको, आप बात कर सकते हैं मुझसे। ये रिकॉर्डिंग में भी स्टार्ट में आ जाएगा लेक्चर के, तो अगर सीआर वगैरह देखना चाहें, क्योंकि वो भी आए। अब्दुल्ला आ गए हैं आप, ठीक है। अब्दुल्ला रिकॉर्डिंग भी होगी है, शायद आप क्लास में भी थे। 28 स्टूडेंट हैं, आप लोग मार्क करें और जो है ना फिर हम कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर आज का, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें दिखानी है आपको, तो पहले जल्दी से अटेंडेंस मार्क कर लें। मैं भी रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखता हूँ किसी ने मार्क कर लिया। आप लोगों को तो इतना इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप इस प्रोसेस से पहले भी गुजर चुके हैं। एलएमएस एंड ये सारी चीज़ें आप देख चुके हैं। देयर इज़ नो कायनात बतूल इन आवर क्लास, आई थिंक सो। कैन यू प्लीज़ कन्फर्म? अब्दुल्ला, कायनात बतूल के नेम से कौन आ गया? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर सलाम। कन्नड़ बतून के नाम से हमारी कोई नहीं है क्लास में सर। तो वो कहाँ से आ गई थी कोई? चलें, अभी शायद चेंज किया नेम या कोई इशू है, क्योंकि हमारी क्लास में तो कोई नहीं है ना उस नेम से। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल सर। अच्छा, आप लोग ज़रा स्क्रीन देखें मेरी। फैसल ने अटेंडेंस मार्क कर ली है, फरहान अली ने कर ली है, फैज़ा, नुमान, मोहसिन ने कर ली है। और बाकी स्टूडेंट भी देख लें कि उनकी मार्क क्यों नहीं हुई अभी तक। अब्दुल्ला, आपकी भी नहीं हुई है, अटेंडेंस मार्क करें ना जल्दी से, फिर हम कंटिन्यू करते हैं लेक्चर। उमैद जी, आप अनम्यूट कर सकते हो बेटा अपने आप को। यू हैव दी ऑप्शन टू सर मैं अनम्यूट ये योरसेल्फ। कह सर मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे एलएमएस का यूजर नेम और पासवर्ड भूल गया है। मैंने मेल कर दी है उनको, यूनिवर्सिटी वालों को, तो अब देखते हैं क्या होता है। किन को मेल किया बेटा? ये कोई है नीचे एलएमएस के नीचे ही कोई ईमेल की आईडी दी हुई है, LMS@number बेटा, dot ये edu dot। ये प्रोसीजर नहीं है ना। आप गलत प्रोसीजर फॉलो करोगे तो फिर बैठे रहोगे सारी जिंदगी। अपने क्लास इंचार्ज को रिपोर्ट करें, और वो बाद में आगे अगर वो पूछें या उन्हें ना पता हो, तो उन्हें आप बता सकते हैं कि कुछ न्यू फैकल्टी आई है, कि वो सर यासिर से कांटेक्ट करके आपका पासवर्ड रीसेट करा देंगे। क्लास इंचार्ज सर आप यासिर से। क्लास इंचार्ज से आप बात करेंगे। अगर उन्हें कुछ पता ना हो इसके बारे में, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो आगे क्या करना है उन्होंने, ठीक है। ठीक है, मैं मैं कर लूंगा, फिलहाल के लिए अटेंडेंस मार्क कर। यार वो मैं कर देता हूँ फिलहाल, तो मेरी बात आप फॉलो करो। आपका क्लास इंचार्ज कौन है? मेरा क्लास इंचार्ज, अब मुझे अब्बासी को पता होगा सर, CR को। जी जी, अब्बासी नहीं सर, कौन है? अभी तक हमें किसी ने नहीं बताया सर। क्यों नहीं कुछ पता हमें यार? क्लास क्यों नहीं? इंचार्ज के बारे में सर बताया नहीं है किसी ने। ये हो ही नहीं सकता यार, मैं आपको बता देता हूँ ना, फिर मुझे बताओ ना। सर मैम उनसी हैं। जी। हेलो आपका? सर, मैम उनसी हैं। जी अब्दुल्ला, प्लीज नोट। फरहान को पता है, क्यों सर? ठीक है ना, उनसे बात करेंगे आप। एक ही दफ़ा लिस्ट भेजना, बार बार ना भेजना उन्हें। तो सारे स्टूडेंट का कोई भी इस तरह का, क्योंकि आपके ऐड तो सब हैं, 28 के 28 हैं। कि पासवर्ड वाले जो इश्यूज हैं वो भेजेंगे, वो बहुत जल्दी हल होने चाहिए, क्योंकि वो इधर रावलपिंडी कैंपस में ही हल करने हैं। तो सर यासिर हैं, तो मैम उनसे उनको आगे फॉरवर्ड करेंगे लिस्ट, पासवर्ड रीसेट की रिक्वेस्ट करेंगी, फिर वो करके उनको देंगे, वो फिर आपको अस्सलाम सीआर वालेकुम को सर। देंगे। जी ऐसा, वालेकुम सलाम।
सर मेरा भी यही इशू आ रहा है, लॉगिन नहीं हो रहा, तो जबकि मैं कब से ट्राई कर रही हूँ। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ ना, तो आप लोग अपने CR GR के थ्रू एक लिस्ट बना के मैं मुंशिया को देंगे, मैं मुंशिया आगे से सर यासिर से फिर ये करवा देंगे आपको, ठीक है। ये चीज बताई है ना ठीक है मैंने सर। आपको अभी। आयजा आपकी और उमैर की अटेंडेंस मैंने खुद मार्क कर दी है, बाकी स्टूडेंट अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें। उमैर, यू कैन लोअर योर हैंड एंड यू कैन अस्सलाम वालेकुम सर। म्यूट योरसेल्फ। जी वालेकुम सलाम आयला। सर मेरा एलएमएस काम नहीं कर रहा। बेटा कर रहा है, अभी मैं आपके सामने शो करा रहा हूँ, मेरी स्क्रीन देखें आप। ये कैसे हो सकता है कि आपके पास काम ना कर रहा हो? आपके सामने स्क्रीन शो हो रही है, LMS ही ओपन है, रियल टाइम में ओपन करके मैं बैठा हुआ हूँ। मैं आपकी भी प्रेजेंट मार्क कर रहा हूँ। फर्स्ट डे है, अपने इंटरनेट के इश्यूज भी आप लोग रिजॉल्व करें। नेक्स्ट टाइम आप लोग अपनी अटेंडेंस खुद मार्क करेंगे। इन केस ऑफ दीज 2 स्टूडेंट जिनके पासवर्ड का मसला है, तो देखे ना, मुझे फिर इधर जाना पड़ेगा, और मुझे जब एक ऑटोमेट कर दिया जाता है सिस्टम, तो हमें उसे यूज़ फिर करना चाहिए ताकि टाइम हमारा कम से कम इसमें कंज्यूम हो। सो चलें, मैं अभी कंटिन्यू करता हूँ, फिर जिन स्टूडेंट के प्रॉब्लम रह जाएंगे तो फिर हम उसे एंड में दोबारा देख लेंगे 12:15 पे, ठीक है। अब्दुल्ला आप मुझे बताएंगे, याद कराएंगे, 12:15 पे हम दोबारा इस लिस्ट को देख लेंगे, ठीक है, ताकि कोई रह ना जाए, किसी की एबसेंट ना रह जाए। ओके, तो LMS मैंने आपका अपडेट कर दिया था। किस किस ने LMS अपना चेक किया था? फिर आपको मैंने रिपोर्ट भी किया था कि मैंने LMS आपका अपडेट कर दिया है, आप लोग चेक कर सकते हैं। इसके अंदर अनाउंसमेंट वाला जो मेन सेक्शन है उसमें सबसे पहले अटेंडेंस है, देन जूम का लिंक है जिसके ऊपर अभी हमारी क्लास हो रही है, ठीक है। वी आर टेकिंग क्लास एट जूम लिंक, जिस पे अभी हम क्लास ले भी रहे हैं। मैं वो दोबारा भी शेयर कर दिया है लिंक आपके साथ, ठीक है। सो प्लेलिस्ट भी आपके साथ डेटाबेस की शेयर कर दी है, काफ़ी सारे लेक्चर उसमें पहले से हैं, और जो हमारे पास नहीं होंगे तो वो हम ऐड करते रहेंगे। और मैं आपके अस्सलाम साथ वालेकुम सर। सर वालेकुम एक सलाम। बात और कहनी है कि क्लासरूम में अगर आप गूगल क्लासरूम में अगर हमारी असाइनमेंट्स क्विज वगैरह अगर आप अपलोड कर दें, बेटा क्लास बेशक जूम पे मैंने हो लेकिन LMS तो। आपकी बात मुझे समझ आ गई है। बेसिकली हमने फॉलो करना होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, सेट ऑफ रूल्स टू गवर्न कम्युनिकेट। जो आपकी यूनिवर्सिटी ने हमें कहा है असाइनमेंट वगैरह के लिए, वो LMS ही का है। और क्विज़ के लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं LMS यूज़ करूँ। क्विज़ में आपका सोक्रेटिव पे लेता हूँ, आपको पता है। सो असाइनमेंट आपकी यहीं अपलोड होगी, और इसीलिए आपकी 100% अटेंडेंस भी यहाँ पे श्योर की है हमने। आपका और दूसरे स्टूडेंट का जो मसला है वो हल हो जाएगा, वो सॉल्व हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल असाइनमेंट की डेट आ जाती है, आप दोनों का मसला सॉल्व नहीं होता, आप लोगों ने रिपोर्ट भी किया होता है वाया CR2, मैं मुंशिया एंड मैं मुंशिया टू सर यासिर, तो मैं आपकी अलग ईमेल करवा लूंगा आप दोनों की। आप लोगों ने इस बात पर परेशान नहीं होना कि आपकी कोई असाइनमेंट मेरी रह जाएगी, मैं अपनी क्लास की अगर बात करूं। दूसरी चीज़, क्योंकि अब हमने इसी को ही यूज़ करना है, तो मैं एक काम दो जगह नहीं करूंगा ना, मैं एक काम एक ही जगह करूंगा। तो असाइनमेंट आपकी यहीं सबमिशन होगी, और मजीद हम देख लेते हैं। फिर कोई अगर कोई मसला है तो आप डायरेक्ट बात करें, मैं मेरा तो आपको पता है, आपका कोई मसला आज तक हल ना हुआ तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। इवन दो मुहन्नद अभी क्लास में है भी नहीं, उसके बहुत मसले थे लास्ट सेमेस्टर में, बट हमने कोऑपरेट किया था ना उसके साथ भी, मैं ये ओपनली आप सबको कह रहा हूँ। सो जिसका भी कोई मसला आया था लास्ट सेमेस्टर में, सारे हम मैंने तो एटलीस्ट आपसे कोऑपरेशन पूरी रखी थी। और चलें, हाँ, shall we continue now? So attendance, Zoom का link and set format of your outline, थ्योरी असाइनमेंट टॉप शीट आप बहुत फेमिलियर हैं, आपकी हर असाइनमेंट की टॉप शीट, थ्योरी असाइनमेंट टॉप शीट होगी। देन बुक, मोहसिन ने भी लास्ट टाइम मुझे याद कराया था बुक DSA की अपलोड करना, तो इस बार मैंने खुद ही कर दिया है। और मोहसिन मुझे याद है लास्ट टाइम आपने मुझे याद कराया थी ये बात। सो मॉडर्न डेटाबेस सिस्टम की बुक मैंने अपलोड कर दी हुई है। देन उसके बाद वीक 1 का जो थ्योरी का लेक्चर ऑन कैंपस हुआ था उसका लेक्चर, अब ये मैंने इसको डिवाइड किया पार्ट्स के अंदर, दोनों कंप्लीट ही हैं, बट यहाँ कंप्लीट लिखने का मतलब ये है कि हमने इस डेट को ये कंप्लीट कर लिया है। देन वी हैव टुडे लेक्चर नंबर 2, जो कि हम हाफ आज करेंगे इंशाल्लाह, और हाफ नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे कंप्लीट। अच्छा, 16 वाली वीक 3 में जो अगली नेक्स्ट क्लास है उसमें मैंने कुछ क्विज की आपकी इंस्ट्रक्शंस बताई, वो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, कल नहीं बताऊंगा दोबारा। सोक्रेटिव आपको पता है, उसकी डिटेल दोबारा बताने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। बट जो स्टूडेंट अपने नेम ठीक नहीं लिखते जब भी कुछ देने आते हैं, काइंडली वो इस तरह नेम लिखेंगे, मैंने दोबारा से एक फॉर्मेट बताई है, योर फर्स्ट नेम डैश योर UT रोल नंबर डैश BSc 32B, ताकि मुझे आपकी मार्किंग करने में आसानी होगी। देन वो ये थ्योरी असाइनमेंट टॉप शीट अगेन, मैं हमेशा असाइनमेंट 1 के साथ भी देता हूँ, और अनाउंसमेंट में मेन सेक्शन में भी हमेशा टॉप शीट को अपलोड करता हूँ। सो मैंने दोबारा यहाँ अपलोड किया असाइनमेंट 1 के साथ।
यहाँ पे आप एक चीज देख रहे होंगे, सबमिट ओनली पीडीएफ फाइल स्टार्टिंग विद असाइनमेंट टॉप शीट, दैट मीन्स यू हैव टू सबमिट दैट असाइनमेंट इन पीडीएफ फॉर्मेट। वी फेस मैनी क्वेश्चनर लाइक दैट के सर हम अपलोड कर रहे हैं, अपलोड नहीं हो रही। अगर आप पीडीएफ के अलावा किसी भी फॉर्मेट में अपलोड करेंगे, अपलोड नहीं होगी। और जो लोग पीडीएफ में लास्ट टाइम भी करते रहे, उनकी अपलोड इजीली होती रही है। सो स्टूडेंट क्या मिस्टेक कर रहे थे लास्ट सेमेस्टर में भी, पीडीएफ की फॉर्मेट में अपलोड करना है कन्वर्ट करके, नॉट इन वर्ड फाइल, क्योंकि पीडीएफ की फॉर्मेट करप्टेबल नहीं होती, जो आप अपलोड करते हैं वही मिलता है हमें। हाउ टू गिव रेफरेंसेस, स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ असाइनमेंट, सैंपल IEEE का रेफरेंसिंग स्टाइल स्टैंडर्ड बताया हुआ, जो कि लास्ट क्लास में हमने बहुत डिटेल डिस्कस किया था। सो मैं अभी आपको असाइनमेंट की तरफ लेके जाता हूँ। उससे पहले उमैर का कोई क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। उमैर प्लीज यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड सर आस्क। वो क्विज क्विज का आप क्या कह रहे थे, कब है? क्विज देखे ना, ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है एलएमएस पे, देखे ना जरा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, खुद मेरा पढ़े चल जरा। रहा होता तो देख लेता सर। और यार मैंने स्क्रीन शेयर की है भाई, यहाँ से देख लो ना। नहीं नजर आ रहा यहाँ से, फोन में छोटा छोटा तो नजर आ फिर रहा। कंप्यूटर यूज किया करो ना, ये तो अब आपकी मिस्टेक है उमैर। कंप्यूटर हाँ यूज अभी करो, अभी लैपटॉप मैंने यूज करो। जूम इन किया हुआ सर है, जूम इन जूम इन करें किया या हुआ है। ना करें, आप लोग कंप्यूटर यूज करें ड्यूरिंग द लेक्चर। आप मोबाइल यूज ना करें अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो, ये तो आपके पार्ट पे मसला है ना। यस सर, हाँ वो जी। खराब है थोड़ा सा। जी जी, तो ठीक करवाए ना लैपटॉप आई कंप्यूटर वगैरह। अपोलोजाइज। हाँ चलें, आप बताएं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कब है क्विज। यहाँ लिखा हुआ है क्विज नंबर 1 फ्रॉम लेक्चर 1 एंड 2 ऑन 23 3 तारीख है 2021 है। आपको पता है जब भी मैं कोई असाइनमेंट या क्विज देता हूँ, मैं पूरे एक वीक का टाइम रखता हूँ दरमियान में, ताकि कोई भी उसमें क्यूरी हो, एम्बिग्यूटी हो, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकें। आर वी क्लियर ऑन दैट? यस सर, आई एम क्लियर। ठीक हो गया। लेक्चर 2 तो आज कंप्लीट करेंगे ना इस वीक में, तो लेक्चर 2 और 1 जो कंप्लीट हो चुका है, उन दोनों में से कुछ होगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ असाइनमेंट की तरफ। आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं, मैं जो कुछ बता रहा हूँ आगे शो करा रहा हूँ स्क्रीन पे, ठीक है। और रिकॉर्डिंग भी हो रही है, अगर आपको कोई मसला होता है तो अभी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, तो आप दोबारा भी देख सकते हैं। थिंक अबाउट द डाटा एंड गैदर मीनिंगफुल। अच्छा वो रिकॉर्डिंग जो है, वो प्लेलिस्ट जो मैंने आपको दी है, लास्ट टाइम व्हाट्सएप पे भी दी थी, आज जूम के चैनल में भी अपलोड कर दी है प्लेलिस्ट। उसी प्लेलिस्ट में आपकी वीडियोस अपलोड होंगी, जो कि पहले से उस प्लेलिस्ट में अपलोड नहीं है, ठीक है। अतीब आप कुछ कहना चाहते हो? चलें, ओके फाइन। Think about the data and gather meaningful data that you may want to store about different things around you in computerized format. Must quote one real-time example that must be different for each of you. करना क्या आपने, आपने सोचना है कि आपकी सराउंडिंग में ऐसा कौन सा डाटा है जो कि कंप्यूटराइज हो सकता है। वो किचन एक्सपेंडिचर सिस्टम हो सकता है, वो बहुत कुछ हो सकता है। डेली लाइफ के अंदर हम बहुत कुछ कर रहे होते हैं जो कि मेरे ख्याल से हमें कंप्यूटराइज करना चाहिए। सो ये आपने खुद सोचना है, इसका कोई रेफरेंस नहीं होगा। ये आपने खुद सोच के खुद अपनी थिंकिंग जो आपको समझ आती है वो बतानी है, ठीक है। जिसकी फॉर्मेटिंग और स्टाइल और रियल टाइम एग्जांपल ठीक होगी तो उसे ही नंबर मिलेंगे इसमें। अब ये नहीं हो सकता मैं और अहब या अनस हम तीनों एक ही चीज सोच लें और एक ही चीज मेंशन कर दें और रियल टाइम एग्जांपल भी एक दे दें, तो मतलब ये कि हमने कॉपी किया एक दूसरे का। सो आप लोगों ने खुद करना है, किसी से डिस्कस नहीं करना। इस क्वेश्चन में कोई भी अगर एम्बिग्यूटी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। The question number 1 of theory assignment 1 is you have to think about the data and gather meaningful data. Meaningful data means the process form of data, the information that you want to store about different things around you in computerized format. Must quote one real-time example that will be in surrounding of you. The part 2 is किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, सो कि मैं पार्ट 2 की तरफ जा रहा हूँ अब। As per 3 level on this Spark architecture, give a real-time example using screenshot of external level and give your opinion about logical and internal level as per external level of website desktop application. आज के लेक्चर के बाद मैं दोबारा आपसे पूछूंगा, ये क्वेश्चन जो मैंने आपको पार्ट 2 दिया हुआ है वो लेक्चर नंबर 2 में से है। सो आज हम कवर करेंगे 3 लेवल ऑन दिस स्पार्क आर्किटेक्चर, आज या कल में ये कवर कर लेंगे। सो आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन में, और कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप इस बारे में फिर मुझसे पूछ सकते हैं। The important note is assignment must be started with the top sheet and references if any, तो वो भी आपने देने हैं। Also the solution file of the assignment must be submitted in PDF format on Namal LM, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। The last date of submission is 26th of this month and till 11 PM sharp. Assignment first page must be assignment top sheet. References must be given according to the shown standard if any, अगर कोई है। अब पार्ट 2 में कुछ रेफरेंस होंगे, पार्ट 1 विदाउट रेफरेंस होगा, पार्ट 2 में रेफरेंस के अलावा आप काम ही नहीं कर सकते, सो उसका रेफरेंस आपको देना पड़ेगा।
No late assignment will be accepted at any cost. Your work must be your own. Anything missing from the above mentioned points will result in cancellation of your assignment. So बच्चों की तरह, जैसे बच्चों को नहीं समझाते पहली क्लास के कि ये करना है बेटा, ये करना है, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है। सो असाइनमेंट नंबर 1 में हमेशा अपनी हर क्लास को ऐसे ही समझाता हूँ। जब असाइनमेंट 2 दूंगा, फिर आपने मुझसे क्वेश्चन पूछने होंगे, अगर आपके कुछ होंगे ड्यूरिंग द क्लास। जब भी मैं किसी क्लास के अंदर असाइनमेंट देता हूँ तो मैं 2-3 दिन पहले अपलोड करके बता भी देता होता हूँ। बेसिकली तो आपकी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर वीकेंड के ऊपर आप एलएमएस को थ्रोली चेक करें। आप जूम के चैनल को मेरे चेक करें कि कोई मैंने नोटिफिकेशन तो नहीं बताया हुआ आपको। आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी चेक कर लें हर संडे, ताकि आपको पता हो कि आने वाले दिनों में क्या क्या एक्टिविटीज़ है हमारे सब्जेक्ट की। तो बच्चों की तरह मैं आपको मल्टीपल मीडियम यूज़ करके बताता हूँ हर चीज़, और जिसका आपने बल्कि इजहार भी किया था वाया योर जो था फीडबैक था, तो उसमें आपने उसको बताया भी था क्या, मतलब अच्छा फीडबैक था आपका मेरे सब्जेक्ट के बारे में। ठीक हो गया, तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं आगे। थ्योरी असाइनमेंट 1 की डिटेल, क्विज की डिटेल, डिटेल के मैंने वीक 4 का लेक्चर, वीक 5 का सारे लेक्चर अभी अपलोड कर दिए हैं वीक 5 तक। उसके बाद इंशाल्लाह बाकी भी आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, अच्छा जी। अटेंडेंस की तरफ अगर आए तो ये एंड में आते हैं, फिर दोबारा हम अभी ये देखिए मैंने आपको ओपन किया हुआ है रिलेशनल डेटाबेस का जो हमारा मेरा अपना एक प्लेलिस्ट थी। सो ये मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुका हूँ लिंक, आपके साथ मैं इधर भी शेयर कर चुका हूँ। इसमें अभी मैं अपलोड आपका ये लेक्चर कर दूंगा जो भी अभी डिस्कशन हमारी हो रही है सारी। सो आप बस इस प्लेलिस्ट पे जाएंगे, इसके अंदर आपको आज वाला लेक्चर भी फिर मिल जाया करेगा। इसके अलावा एडवांस लेक्चर जो हैं ज्वाइनिंग नॉर्मलाइजेशन वो पहले से ही शेयर्ड है। इसके अंदर कुछ लैब एक्टिविटीज़ भी हैं, स्टार्टर है, हाउ टू कोड डीडीएल कमांड, डीएमएल कमांड, ये सारा कुछ लैब मैनुअल का। जैम्प कैसे इंस्टॉल करना है वो लैब 1 के आप डिस्क्रिप्शन में, अगर जब मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मेरी स्क्रीन आपके साथ शेयर्ड है। सो अगर हम इसकी डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने लिंक भी दिए हुए हैं कहाँ से डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें। एक और वीडियो मैं बना दूंगा 1-2 वीक के अंदर कि अगर कोई एरर आपका जैम्प का आता है, पोर्ट एरर, तो वो कैसे रिजॉल्व करना है। मैंने डाटा सारा गैदर इसका कर लिया था, बट वो टाइम नहीं मिला मुझे वीडियो बनाने का। आप लोग टाइम लैब्स को भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये काफ़ी अच्छा है, हाउ टू यूज़ जैम्प कंट्रोल पैनल। अगर आपने जस्ट ये देखना है अच्छा, ये मैं परेशान हो गया था कि मेरी आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो वीडियो ही चल गई थी ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये देखिए जैम्प का कंट्रोल पैनल वगैरह है और सारा कुछ होगा इसमें। अच्छा, इसके अंदर जो है यहाँ पे होगा लिस्ट ऑफ लैब क्लासेस, लिंक ऑफ लैब मैनुअल, जो कि आपको डॉक्टर साजिद या जो भी आपको पढ़ा रहे होंगे उन्होंने भी शेयर किया होगा। तो अगर वो मेरे वाला ही है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा काम। लिंक ऑफ जैम्प सर्वर 100% वर्किंग लिंक, यहाँ से आप जैम्प सर्वर को डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे। जो वर्जन मैं यूज़ करता रहा हूँ वो बेसिकली स्टेबल वर्जन था। दूसरा उसमें हम स्कीमा डायग्राम को भी देख सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये सारा कुछ है इसके अंदर। तो ये आप देख लेंगे, यहाँ पे मैंने इसको डिवाइड भी किया हुआ है। ये देखें डिफरेंट स्लॉट्स के अंदर डिफरेंट चीज़ों को बताया हुआ है और टाइम लैप्स भी बनाया हुआ है इसका। तो इस पर थोड़ी ज़्यादा मेहनत की थी, टाइम लैप्स वगैरह बनाया था साथ साथ। अच्छा, अभी हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आवर टुडेज एजेंडा इज तो लेक्चर नंबर है हमारा मेरे ख्याल से 2, ऐसा ही है जी। फरहान बताएं आप बेटा। सर मेरा जो इशू है ना जैम के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते वक्त, जी वो जी, पोर्ट का इशू आ रहा है, वो मैं तो सॉल्व वो करवा दूंगा। काइंडली आप मेरे को कर दीजिएगा। ओके सर, मैं थैंक यू। फरहान पहले ही बता चुका हूँ कि पोर्ट एरर आते हैं, 2 से 3 एरर आते हैं। आपका सिर्फ पोर्ट आया या बाकी स्टूडेंट के कुछ और भी आएंगे। मतलब जितने एरर्स आते हैं ना 6 ईयर्स में जितने एरर्स मैंने देखे हैं सारे सॉल्व किए हैं, क्योंकि मैं पहले इसकी लैब करा चुका हूँ। सो मोहसिन आपके लिए भी एक अच्छी न्यूज़ है कि इसकी लैब मैं पहले खुद करा चुका हूँ। सो लैब के बारे में भी आप पूछेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसमें आंसर मैं दे दिया करूँगा। दूसरा ये, मोहसिन आप सुन रहे हैं ना बातें आप, क्योंकि आप के टाइप के जो क्वेश्चन थे उनके आंसर मुझे पता है कि आप किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। यस सो सर। हाँ सुन मोहसिन, हंस भी रहे होंगे कि सर मेरा नाम ले रहे हैं आप, थोड़ा जी थोड़ा चलें कोई नहीं। ठीक है, तो मुझे याद रहता है बेटा अपने स्टूडेंट्स के बारे में कि कौन किस टाइप का था और किसने क्या किया था। सो ओके फरहान, इंशाल्लाह मुझे आप बल्कि एक रिमाइंडर भी देंगे इसी वीक में, ताकि मैं एज अर्ली एज पॉसिबल पोर्ट एरर सारे आपको बता दूँ, एक वीडियो बना के शेयर कर दूँ वो भी। ठीक है, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आप सबके लिए। अच्छा जी, पूरा इंस्टॉलेशन उसमें मैं शो करा दूंगा, और मेरे एरर नहीं आएंगे अगर, तो मैंने पिक्चर बना के रखी हुई है डिफरेंट एरर्स की, तो वो पिक्चर शो करा के उसका प्रोसीजर बता दूंगा कि इसको ऐसे सॉल्व करना है। शायद मेरे पास एरर नहीं आएगा क्योंकि मैं वीएम वेयर शायद अभी अनइंस्टॉल मैंने किया हुआ है, सो इस वजह से।
अच्छा जी, हम लेक्चर नंबर 2 कंटिन्यू करते हैं। आज का एजेंडा है हमारा डेटाबेस एनवायरनमेंट, जिसके अंदर हम लोग डीडीएल डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस डीडीपी 3 लेवल ऑन स्पार्क आर्किटेक्चर के एनवायरनमेंट हमारी डेटाबेस की कैसे होती है, उसके कुछ स्ट्रक्चर, कुछ आर्किटेक्चर देखेंगे इसमें, ठीक है। सो वो ये एसडीएलसी प्रोसेस सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इसका जस्ट इंट्रोडक्शन होगा हमारे इस लेक्चर में। हम इन डिटेल डीडीपी प्रोसेस और 3 लेवल ऑन स्पार्क आर्किटेक्चर देखेंगे। हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि डीडीपी प्रोसेस इज अ प्री रिक्विजिट फॉर 3 लेवल ऑन स्पार्क आर्किटेक्चर। ये पूरा एक प्रोसेस है डेवलपमेंट का डेटाबेस की। ये है ओवरव्यू, और अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे तो 3 लेवल ऑन स्पार्क आर्किटेक्चर पूछा जाता है ज़्यादातर इंटरव्यूज में। और जो एसडीएलसी है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप इन डिटेल पढ़ेंगे। बट एक लाइफ साइकिल हो जाएगा, एक पूरा प्रोसेस हो जाएगा, और एक ओवरव्यू हो जाएगा 3 लेवल ऑन स्पार्क आर्किटेक्चर। असाइनमेंट में मैंने 3 लेवल ऑन स्पार्क आर्किटेक्चर पूछा ही इसीलिए क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड थिंग, जो आप प्रोजेक्ट बनाएंगे लैब में, उसके अंदर आप डीडीपी प्रोसेस को बेसिकली फॉलो करते हैं फ्रॉम प्रीलिमिनरी टू डिटेल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ओके जी, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। हाँ ओके बेटा, आपको शो हो रही होगी स्क्रीन। व्हाट इज एसडीएलसी? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का लाइफ साइकिल है। उसके अंदर हमारे पास क्या आता है, इसे हम ये भी कहते हैं द ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी यूज टू डेवलप मेंटेन एंड रिप्लेस इंफॉर्मेशन सिस्टम। यहाँ पे जो हम टर्म यूज कर रहे हैं द ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी, ट्रेडिशनली यही लाइफ साइकिल हम यूज कर रहे होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट में। अभी हम बात कर रहे हैं ओवरऑल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की। जब हम डेटाबेस की डेवलपमेंट की बात करेंगे तो डीबीपी प्रोसेस को देखेंगे, और जब हम कंप्लीट इंप्लीमेंट कैसे होता है, लेवल्स कौन कौन से होते हैं, फ्रंट एंड से बैक एंड कैसे सेपरेट होता है, तो हम 3 लेवल ऑन स्पार्क आर्किटेक्चर में देखेंगे। तो इन तीनों में ये बेसिक मेजर डिफरेंस है। सो इन सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी है जो कि यूज की जाती है डेवलप मेंटेन एंड रिप्लेस करने के लिए। कौन से सिस्टम? जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है। ये देखें, कोई डाटा सिस्टम नहीं लिखा हुआ। इन्फॉर्मेशन मीन द प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा। ठीक है बेटा। अब्दुल्ला, आप हैं अवेलेबल? जी सर। अब्दुल्ला, कैन यू रीड द सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल? यहाँ पे थोड़ी सी अभी शोर आ रहा है पीछे से, तो जी आप सर, रीड मैं कर पढ़ लें, रहा मैं हूँ फिर। सर। सर मैं पढ़ता हूँ। A traditional process for conducting an information system development project is called the System Development Life Cycle, as known as SDLC. The SDLC is a complete set of steps that a team of information system professionals, including database designers and programmers, follow in an organization to specify, develop, maintain, and replace information systems. Textbook and organization are many variation on the life cycle and may identify anywhere from 3 to 20 different phases. This process is described in Figure 2 for Hoffer et al. 2005. ओके, थैंक यू अब्दुल्ला। बस यहाँ पे भी अब ठीक हो गया सिस्टम हमारे पास ऑफिस में। तो ये मैं खुद में दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जो मेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एसडीएलसी, ये आपको आनी चाहिए कि एक तो ये ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी टू डेवलप मेंटेन एंड रिप्लेस द प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा द इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। ठीक हो गया। और यहाँ पे द दिस प्रोसेस इज डिपिक्टेड इन फिगर 2.4। ये आगे आपको एक फिगर भी शो हो जाएगी जिसके अंदर ये पूरा प्रोसेस डायग्रामेटिकली आपको शो कराया गया है, ये वाली। सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन डेवलप करने से पहले प्लान करते हैं। प्लान मीन्स कि इसका पर्पज़ क्या है और इसके डिलीवरेबल हमने क्या देने हैं। द पर्पज़ इज टू डेवलप अ प्रीलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग। प्रीलिमिनरी मीन्स इनिशियल understanding of a business situation and how information system might help solve a problem or make an opportunity possible. इसका डिलीवरेबल क्या होगा? A written request to study the possible changes to an existing system or the development of a new system। या तो कोई एग्जिस्टिंग सिस्टम होगा जिसके लिए हम प्लान कर रहे हैं, कुछ नया स्केलेबल कर रहे हैं, कुछ एडिशन कर रहे हैं उसमें, या फिर हम जीरो से एक सिस्टम डिजाइन डेवलप करने जा रहे हैं। दैट एड्रेस एन इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉल्यूशन टू द बिजनेस प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटीज। तो डिलीवरेबल क्या है कि हम एक रिटर्न रिक्वेस्ट देंगे कि हमने आपका सिस्टम जो है उसको स्टडी करना है। अगर वह एग्जिस्टिंग अगर न्यू है तो उसकी भी डिटेल हमें चाहिए कि आपको किस टाइप का सिस्टम चाहिए। सो ये हमारे डिलीवरेबल होंगे जो हमें रिक्वायर्ड होंगे एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है, एज ए प्रोग्रामर, एज ए डेटाबेस एनालिस्ट, एज ए डेटाबेस डिजाइनर एंड प्रोग्रामर। एनालिसिस। इन एनालिसिस the purpose is to analyze the business situation thoroughly to determine requirement, to structure those requirements and to select among competing system features. So what are the features of the system? What are the requirement of the system? What is what will be the end result after developing the
सिस्टम के हमारे पास क्या क्या मॉड्यूल्स हो सकते हैं, उसकी एनालिसिस है सारी इसमें। इसके कुछ डिलीवरेबल होंगे, द फंक्शनल स्पेसिफिकेशन ऑफ अ सिस्टम दैट मीट्स यूजर रिक्वायरमेंट एंड इज फिजिबल टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट। सो जो हमारे पास फंक्शनल स्पेसिफिकेशन है सिस्टम की एज पर द यूजर रिक्वायरमेंट एंड फिजिबल, और हम ये नहीं हो सकता कि यूजर की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है जो फिजिबल ही ना हो, तो हम ये डिलीवरेबल के अंदर उनसे डिस्कस करते हैं। सो डिलीवरेबल मीन्स कि हम एक रिपोर्ट साथ साथ मेंटेन करते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम सिर्फ गए बात की और फिर बस बात करके आ गए, हम एक कंप्लीट इसकी डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करते हैं साथ साथ। डिजाइन फेज, द पर्पस ऑफ डिजाइन फेज इज टू इलिसिट एंड स्ट्रक्चर ऑल इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स। जितने भी हमारे स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको हम बेसिकली क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। अगर हम डिज़ाइन फेज इन टर्म्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम देखें तो हमारा डिज़ाइन फेज क्या होगा, हमने पहले भी बात की थी ERD की, द एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम इज द डिज़ाइन फेज ऑफ डेटाबेस। अब ये डिज़ाइन फेज मैं एक स्पेसिफिक कर रहा हूँ डेटाबेस के लिए। डिज़ाइन फेज वेब के लिए कुछ हो सकता है अलग, कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए हो सकता है, लेकिन बैकएंड की डेवलपमेंट के लिए डिज़ाइन फेज क्या होगा, ERD होगा। ये तो कंप्लीट सॉफ्टवेयर की बात हो रही है ना, हम इसमें से भी अपने डेटाबेस की बात कर रहे हैं फिर। अच्छा, अगर हम डेटाबेस की बात करें इन एनालिसिस फेज, जस्ट डेटाबेस, नॉट ओवरऑल सिस्टम, नॉट ओवरऑल सॉफ्टवेयर। सो एनालिसिस फेज के अंदर हम क्या देखते हैं कि कौन सा टेबल्स किन टेबल्स पे डिपेंड कर रहे हैं, द प्राइमरी की एट द फॉरेन की रिलेशनशिप, जिसे हमने इन डिटेल क्लास में भी डिस्कस किया था, द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। Then implementation. To write program, the purpose of implementation is to write program, build data files, test and install the new system, train user and finalize documentation. This is the overall purpose of the software. The purpose of database is इन इम्प्लीमेंटेशन के जो हमारे पास होगा कि हमने कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, हमने क्या जैम्प यूज़ करना है, क्या हमने ओरेकल यूज़ करना है, क्या हमने टेराडाटा में जाना है, क्या हमने एक्सेस यूज़ करना है, क्या हमने हाइव क्यूरी लैंग्वेज यूज़ करनी है, क्या हमने स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज यूज़ करनी है, क्या हमने पिग लैंग्वेज यूज़ करनी है टू इम्प्लीमेंट दैट सिस्टम। तो ये सारा कुछ हम देखेंगे और हमारा पर्पस क्या होगा कि हमने ये फाइंड आउट करना है और डिलीवरेबल्स के अंदर उनको बताना है कि हम प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर और क्या लैंग्वेज यूज़ करेंगे इस सिस्टम को डिज़ाइन और डेवलप करने के लिए। डिज़ाइन में तो ERD आ गया। सो मेंटेनेंस, मेंटेनेंस ही आपको पता चल रहा होगा, टू मॉनिटर द पर्पस ऑफ मेंटेनेंस इज टू मॉनिटर द ऑपरेशन एंड यूजफुलनेस ऑफ a सिस्टम एंड टू रिपेयर एंड enhance the system. The deliverable of maintenance are periodic audits of the system to demonstrate whether the system is accurate and still meets need. So deliverable क्या होंगे कि हम उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखेंगे कि हम आपको मेंटेनेंस भी करके देंगे, पर आफ्टर फॉर एग्जांपल आफ्टर ए मंथ हम एक विजिट करेगी हमारी टीम, कोई भी इश्यूज होंगे वो नोट करेंगे और उनको हम सॉल्व करेंगे, बट हमारे इसके इतने चार्जेस होंगे। और मेंटेनेंस में ये नहीं हो सकता कि जब इशू आएगा तो आप हमें बुलाएंगे। सो हम पीरियडिकली भी कर सकते हैं, हम मंथली बेसिस पे भी कर सकते हैं, कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट की क्लॉज होंगी, तो हम ये सारा कुछ डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। जो मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंटेशन, द डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी सिस्टम लाइफ साइकिल। और एंड में फिर दोबारा प्लानिंग की तरफ आ जाते हैं हम। एक इशू आया मेंटेनेंस के बाद तो हमने दोबारा प्लान किया, दोबारा उसका एनालिसिस किया, उसको दोबारा रीडिज़ाइन किया, री इम्प्लीमेंट किया। सो ये प्रोसेस किया है, ये चलता ही रहेगा। जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी, मेंटेनेंस की बात आएगी, तो हम दोबारा से प्लानिंग से ही स्टार्ट करेंगे कि आपका इशू नंबर 1 ये आया था, उसका प्लान हम देंगे उन्हें, एनालिसिस देंगे, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन। तो ये प्रोसेस हमारा लाइफ साइकिल क्या है, ये चलता रहेगा। आर वी क्लियर? कोई क्वेश्चन यहाँ तक बेटा? बहुत डिटेल में, इतना डिटेल में मैंने शायद किसी क्लास को नहीं बताया जितना डिटेल में आज आपको बताया। एक एक टर्मिनोलॉजी, एक एक वर्ड, एक एक चीज़ का मतलब, और उसे हमने कोरिलेट भी किया है SDLC को अपने डेटाबेस के साथ। अभी भी किसी को कुछ समझ ना आया तो प्लीज डू आस्क, यू आर एबल टू आस्क एनी क्वेश्चन, यू आर ऑल आर अनम्यूटेड, ठीक है। सो वी हैव 23 पार्टिसिपेंट, प्लीज अपनी अटेंडेंस एंड में दोबारा देख लीजिएगा, कोई रह ना जाए आज। ओके जी, द DDP प्रोसेस। DDP प्रोसेस के अंदर हम देखेंगे कंप्लीट एक साइकिल डेटाबेस डेवलपमेंट का। वी हैव प्रीलिमिनरी स्टडी, मैंने अभी आपको बताया था, द प्रीलिमिनरी स्टडी इज द phase 1, the process 1 is prelim study, जिसे हम कहते हैं the initial study of the system. Then we have requirement analysis, then database design, ERD, then physical design, implementation and maintenance. There is a slight difference between the requirement analysis and the physical design, जो कि अभी हम आगे in detail देखते हैं। This is a top down approach. The top down approach क्या होती है? सबसे पहले हम स्टडी करेंगे, initial study, prelim study,
देन रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे, देन डिज़ाइन, देन फिजिकल एंड देन इम्प्लीमेंटेशन एंड देन मेंटेनेंस हमारे पास आती है। सो टॉप डाउन मीन्स कि सबसे पहला प्रोसेस और स्टेप क्या होगा, प्रीलिमिनरी स्टडी होगा जो हम करेंगे अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करने में। मैं जब भी प्रोजेक्ट कराता हूँ डेटाबेस का, तो मैं इस प्रोसेस को फॉलो करता हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट मुझे रिपोर्ट करते हैं प्रीलिमिनरी स्टडी अपने प्रोजेक्ट टॉपिक के बारे में, देन रिक्वायरमेंट एनालिसिस उसकी गैदर करके लाते हैं, देन उसका डिज़ाइन दिखाते हैं मुझे, देन फिजिकल डिज़ाइन, देन इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस, और डॉक्यूमेंटेशन इस तरह होती है। जिस तरह मैं आपको लाइफ साइकिल की डॉक्यूमेंटेशन दिखा रहा था, तो मेरे प्रोजेक्ट की, सेमेस्टर प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन ऐसे होती है। सो अभी तो डॉक्टर साहब या कोई और आपको करा रहे हैं, तो मैं आपको एक प्रोसेस बता रहा हूँ कि हमेशा याद रखेंगे किसी प्रोसेस को फॉलो करें। अगर रिक्वायरमेंट आपकी हो तो काइंडली इस प्रोसेस को अपने टीचर से डिस्कस करें लैब वाले, और इस प्रोसेस को फॉलो करें। ये बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए प्रोजेक्ट करना, क्योंकि अगर आपको पता होगा स्टार्ट कहाँ करना है, एंड कहाँ करना है, क्या क्या फेजेस हैं और उसमें क्या क्या करना है, तो आपके लिए डिसीजंस करने आसान हो जाएंगे अपने प्रोजेक्ट में। दिस इज अ टॉप डाउन अप्रोच। सो ये देखें एरो भी टॉप डाउन की तरफ जा रहा है। देन हो गया प्रीलिमिनरी स्टडी, द इनिशियल स्टडी, डिज़ाइन। फर्स्ट मैं थोड़ा सा इसमें स्किप भी करूंगा चीज़ें, तो फिर आप जब इसको रीड आउट करके आएंगे तो मुझसे पूछ सकते हैं नेक्स्ट क्लास में कि सर इसका मतलब हमें समझ नहीं आया। तो इसमें कुछ भी ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, जो मैं बहुत डिटेल में बता चुका हूँ बेसिकली, बट कुछ चीज़ें रीड आउट करना फिर भी आपको पता ज़रूरी होता है, ताकि स्टूडेंट को हो कि सर नहीं ये कराया है रीड। तो इंपॉर्टेंट सब कुछ ही है। First phase of the database development process is the preliminary study, which is based on the proper study of the system, the initial study of the system। ठीक है, बाकी चीज़ें आप देख लीजिएगा। और रिक्वायरमेंट एनालिसिस जो कि मैंने आपको बताया, मैं आपको भी बताऊंगा। इन सेकंड फेज द डिटेल स्टडी ऑफ द सिस्टम एंड इट्स फंक्शनल डिसीजन मेड एट स्टेज डिसाइड द ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। रिक्वायरमेंट ऑफ वन सेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिक्वायरमेंट ऑफ वन सेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर फुलफिल्ड इन सच अ वे दैट ऑल सेक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन आर सपोर्टिंग ईच अदर। हम लोगों ने डेटाबेस अप्रोच की बात की थी इन लेक्चर नंबर 1, और फाइल सिस्टम की बात की थी। तो ये डेटाबेस अप्रोच की तरफ हम जा रहे हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ वन सेक्शन जो कि फुलफिल करे किसी और सेक्शन की रिक्वायरमेंट। जैसा कि जब स्टूडेंट आए उन्होंने रजिस्ट्रेशन की, तो उसके बाद उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कहाँ कहाँ हो रही है, एग्जामिनेशन वाला भी वही डाटा यूज़ करेंगे, कोऑर्डिनेटर भी वही डाटा यूज़ करेंगे, हर कोई वही डाटा यूज़ करेगा जो कि एक सेक्शन में ऐड हुआ था, वन टाइम हुआ था। देयर इज नो डुप्लीकेशन, देयर इज नो रिडंडेंट डाटा। सो आपने ये देखना है कि फ्रंट एंड के ऊपर जो मॉड्यूल आप बना के दे रहे हैं, एक कोऑर्डिनेटर को दे रहे हैं, एक एग्जामिनेशन वालों को दे रहे हैं, एक रजिस्ट्रेशन को दे रहे हैं सॉफ्टवेयर का, वो तीनों मॉड्यूल बैक एंड पे एक दूसरे पे डिपेंड करें। अब रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या हो सकता है इसमें, कि स्टूडेंट का जो डाटा होगा वो तीनों मॉड्यूल में यूज होगा, रीयूज होगा। सो हम उसकी एक्सेस दे देंगे तीनों मॉड्यूल को फ्रंट एंड पे। और ये चीज़ कैसे दी जाती है, ये हम 3 लेवल स्पार्क आर्किटेक्चर में देखेंगे। आर वी क्लियर ऑन दैट कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस है क्या? जो सॉफ्टवेयर होगा उसके डिफरेंट मॉड्यूल्स की एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी क्या है, ये हमें पता होनी चाहिए स्टार्ट में। जैसे कि मैंने आपको एक रियल टाइम एग्जांपल भी कोड की अभी। ओके, इसके अलावा यहाँ पे भी एक एग्जांपल दी हुई है, आप देख सकते हैं। डेटाबेस डिज़ाइन ERD, इसके अंदर हम जो है दो तरह के मॉडलिंग देखेंगे, एक कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग और लॉजिकल मॉडलिंग। पहले हम कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग देखेंगे। इसके अंदर देयर इज नो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मेंटेन इन कॉन्सेप्चुअल मॉडल, बट इन लॉजिकल मॉडल हम डिसाइड करते हैं कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कैसे मेंटेन होगी। ठीक है। इन फिजिकल डिज़ाइन वी असाइन द मीनिंगफुल डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स के बारे में बहुत डिटेल आइडिया होगा, डाटा स्ट्रक्चर में मैंने ही पढ़ाया था आपको। कॉन्स्ट्रेंट, लिमिटेशंस एंड द डिनॉर्मलाइजेशन ऑफ डाटा। अच्छा, कॉन्स्ट्रेंट एंड लिमिटेशन में क्या आता है? अगर मैं आपसे बात करूं, अनस कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ बेटा, आई वांट टू टॉक विद यू। एक बहुत ही छोटा सा आसान सी एक आपसे चीज़ पूछनी है मैंने। अनस हुसैन खान। यस सर। अच्छा अनस, मुझे ये बताएं, आप यहाँ नमल में या एपकॉम्स के क्या स्टूडेंट हैं, क्या चीज़ें हैं आप? यस सर। अच्छा अनस, अगर मैं ये कहूँ कि आपका डाटा रजिस्ट्रेशन में जब ऐड हुआ था डिपार्टमेंट में, तो क्या आपका नेम अगर वो स्किप कर दें तो डाटा क्या इंफॉर्मेशन हम कह सकते हैं उसे, आपका नेम स्किप हो, आपका नेम ही ना ऐड करें हो, इस तरह नो होना सर। चाहिए। बट क्या आपके नेम से कोई और नेम हो सकता है आपकी सेम क्लास में? इज देयर एनी चांस ऑफ इट, या था? यस सर, हो सकता है। हो सकता है। सो फीवर का भी अनस, हो सकता है ना सर। हाँ, अनस हुसैन खान, वेरी गुड अनस, थैंक यू फॉर अनम्यूटिंग योरसेल्फ। ओके, अनस हुसैन खान नेम ऐसा है जो कि डुप्लीकेट हो सकता है। सो प्राइमरी की तो नहीं बन सकता ना, बट क्या ये नाम अगर हम मिस कर दें तो कोई इशू नहीं होना चाहिए, इशू होना चाहिए। तो ये मेंटेन करने के लिए हम एक कॉन्स्ट्रेंट यूज करते हैं। कॉन्स्ट्रेंट और लिमिटेशन किन एट्रीब्यूट के अगेंस्ट यूज किया जाता है, ये सब कुछ हम फिजिकल डिजाइन में डिसाइड करते हैं। जैसा कि अभी अनस ने कहा कि नेम इनका होना जरूरी है, और बिल्कुल जरूरी है।
बट इट कैन बी डुप्लीकेटेड। सो हम लिमिट क्या लगाते हैं, कोडिंग के थ्रू लिमिटाइज करते हैं, नॉट नल का चेक लगाते हैं। कौन सा चेक लगाते हैं बेटा? नॉट नल का चेक लगाते हैं। इससे क्या होता है कि हमने एक लिमिटाइज कर दिया कि यहाँ डाटा तो होगा, डुप्लीकेटेड भी हो सकता है, बट जो चेक है साथ साथ हमारा क्या होगा, वो नॉट नल का होगा। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। सो जब आप कोडिंग करते हैं तो नॉट नल का चेक लगा देते हैं उस स्पेसिफिक कॉलम पे, जिसे हम कहते हैं हमने लिमिटाइज कर दिया, एक कॉन्स्ट्रेंट लगा दिया नॉट नल का ऑन दैट स्टूडेंट नेम कॉलम लेबल एट्रीब्यूट। ठीक है। सो इम्प्लीमेंटेशन में आप लैंग्वेज वगैरह, सिमुलेटर वगैरह डिसाइड करते हैं, जैसा कि जो मैं करवाता हूँ वो जैप में करवाता हूँ। डेटाबेस में, डाटा वेयर हाउस में मैं टेराडाटा यूज़ करता हूँ, और बिग डाटा एनालिटिक्स में मैं अंबारी सिस्टम यूज़ करता हूँ, जिसके अंदर HDFC और हाई क्यूरी लैंग्वेज यूज़ होती है। सो ये मेरे डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन के वो सॉफ्टवेयर हैं, लैंग्वेजेस हैं जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये आप यहीं पे डिसाइड कर लेते हैं कि आपने एक्सेस में डेटाबेस में बनाएंगे, आप SQL में सर्वर में बनाएंगे, किस में बनाएंगे। हर चीज़ डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए फ्रॉम फर्स्ट फेज टू लास्ट फेज, ताकि कल को कोई और कंपनी भी आपका काम देखे तो उसे समझ आ जाए कि करना कैसे है। इतना डिटेल डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए आपकी सॉफ्टवेयर की। मेंटेनेंस में आपको पता है, अगर कोई इशू आता है तो आप पीरियडिकली मंथली बेसिस पे मेंटेनेंस कर सकते हैं, उनके साथ एग्रीमेंट में भी स्टार्ट में मेंशन कर सकते हैं ये चीज़ें। सो दिस डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आप अपने भाई के लिए भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, क्योंकि इसी डॉक्यूमेंटेशन की बेस पे सिग्नेटरी आप होते हैं, दूसरा ओनर होता है जिसका बिजनेस होता है। कल को वो ये नहीं कह सकता कि नहीं यार मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे अब ये चाहिए, क्योंकि स्टार्ट में ही चीज़ें आपने फाइनल कर लेनी है। और अगर आप ये काम नहीं करते, डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते, तो होता क्या है कि आप मतलब एक तरह के रूल ही जाते हैं। वो कैसे? कि कभी वो कुछ कह देगा, कभी कहेगा मुझे ये नहीं पसंद, कभी कहेगा मुझे ये नहीं पसंद। उसे किसी ने कह दिया जी अच्छा ये सिस्टम तो एक्सेस में नहीं, जैम में बनवा लो, तो वो कहेगा जी नहीं एक्सेस तो नहीं, एक्सेस में हमने नहीं बनाना। हालांकि उसे पता कुछ नहीं होगा, किसी ने कह दिया होगा उसे अच्छा ये सिस्टम जैम में नहीं, डेटाबेस बनवानी है आपने ना, इसकी ओरेकल में बनवा लो। तो ये हम आपके लिए सरदर्दी है, पूरा सिस्टम चेंज करना इज नॉट अ स्मॉल थिंग, काफ़ी एफर्ट होती है फिर। ठीक है। सो स्टार्ट में ही जो चीज़ें डिसाइड हो जाती है इसमें सॉफ्टवेयर तक, फिजिकल डिज़ाइन में। बाकी कुछ चीज़ें आपके अपने लिए भी होती हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए कि यार मैंने सॉफ्टवेयर उसे ज़रूर बताएं ओनर को, बट अपनी डॉक्यूमेंटेशन में आप ये भी रखते हैं कि लिमिटाइज आप कैसे कैसे करेंगे, ताकि आपकी जो टीम है, जो कि टीम के अंदर कुछ मेंबर्स होंगे जो कि काम करेंगे सॉफ्टवेयर पे, उन सब कोई भी इस डॉक्यूमेंटेशन को उठाए और उसकी मेंटेनेंस में उसको फिर आसानी होगी कि अच्छा हमने ये काम ऐसे से किया था। ठीक है। सो वी हैव 3 लेवल ऑन दिस स्पार्क आर्किटेक्चर। और अगर हम इसको देखें तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि असाइनमेंट में इस क्वेश्चन का क्या मतलब है। बाकी हम इसको डिटेल में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि कल मेरे ख्याल से इसको कंप्लीट करना है, हमने 2 दिन में करना है ना कंप्लीट इसे। एक सेकंड मैं देख भी लेता हूँ हमारे पास LMS पे क्या डिटेल आ रही है इसकी। वी हैव वीक 3 और 15 तारीख को इसको कंप्लीट, नहीं हाँ आज ही करना है, तो इसको देख लेते हैं फिर। 12:20 तक हमारी क्लास का टाइम है, अभी 1 मिनट रह गया, तो मैं दोबारा जैसे ही क्लास एंड होगी मैं कॉल करूंगा, आपने इसी लिंक पे दोबारा आ जाना है, वेट नहीं करना, ब्रेक नहीं होगी, क्योंकि इसको अपने आज इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेना, क्योंकि कल बाद में हम अगला लेक्चर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ओके जी, फाइन। So we have 3 level on Spark architecture as well. American National Standard Institute, Spark stands for एक यहाँ पे हमारे पास DBT, स्पार्क स्टैंड फॉर द स्टैंडर्ड प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट कमेटी। ठीक है। ANSI स्टैंड फॉर अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ये स्टैंडर्ड बना कैसे बना, बहुत सारी डिटेल है स्टार्ट में, इसकी हिस्ट्री है, एन अर्ली प्रपोजल, किसी ने प्रपोजल दिया कि पूरे एक आर्किटेक्चर को अगर हमें एक बर्ड आई व्यू लेना हो, बर्ड आई व्यू मीन्स कि एक ओवरऑल व्यू लेना हो, तो हम इस आर्किटेक्चर को यूज़ कर सकते हैं, इस मॉडल को यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे ये कॉन्फ्रेंस में गया, देन कैसे DBT जी ग्रुप रिकॉग्नाइज किया, देन इसका नाम वगैरह सारा, ये इसकी डिटेल है। तो ये एक हिस्ट्री है जो कि आप देख सकते हैं दोबारा भी खुद। जो मेन चीज़ है इसके अंदर हमारे पास 3 लेवल होते हैं, एक एक्सटर्नल, कॉन्सेप्चुअल और इंटरनल। मैं बहुत आसान करके बता देता हूँ। द एक्सटर्नल लेवल इज द फ्रंट एंड, द यूजर इंटरफेस, यहाँ मेंशन भी मैंने किया हुआ सेकंड लाइन में। The way the DBMS and the operating system perceives stores the data backend is the internal level. देखें, एक्सटर्नल लेवल क्या है, जो हमें शो हो रहा है, ये आपको पावर पॉइंट की स्लाइड शो हो रही है, ये एक्सटर्नल है, आपको जो डायरेक्टली आप देख सकते हैं जिस चीज़ को। ठीक है। और इसका बैकएंड क्या होगा कि ये स्टोर डाटा इसमें कैसे हो रहा है, कोडिंग क्या क्या है। ठीक है, तो इसका वो इंटरनल लेवल होगा। अब आ जाते हैं कॉन्सेप्चुअल लेवल। कॉन्सेप्चुअल लेवल जो कि इस फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ
से मीन्स क्या कर रहा है, हाइड कर रहा है बैक